So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the case laws. तो छोटे छोटे केस लॉ है आईबीसी के, वो हम फटाफट कवर करते हैं। डायरेक्ट हम तो डिसीजन पढ़ेंगे, हमको केस लॉ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक केस लॉ था कि आईबीसी वर्सेस महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है। फिर दूसरा है कि जो पर्टिकुलर अलॉटीज़ है, मतलब कि रियल इस्टेट प्रोजेक्ट और होम बायर्स जो होते हैं, अलॉटीज़ अंडर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, जिनको उस प्रोजेक्ट के तहत उनको फ्लैट मिलेंगे, राइट, तो वो पैसा एडवांस में देता है कि ताकि प्रोजेक्ट बनाने वाला उस पर काम कर सके, तो उनको हम होम बायर्स बोलते हैं। तो वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कि पर्सन हु ओव्स फाइनेंशियल डेप्ट। और फाइनेंशियल डेप्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें एक पॉइंट है कि मनी रेज अंडर ट्रांजेक्शन, किसी ट्रांजेक्शन के तहत आपने पैसा रेज करा जिसका कमर्शियल इफेक्ट है। तो किसी ट्रांजेक्शन के अंडर, मतलब किसी ट्रांजेक्शन के तहत तो मनी रेज करा अंडर अदर ट्रांजेक्शन, इंक्लूडिंग उस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड है ये फॉरवर्ड सेल परचेस एग्रीमेंट। तो उन ट्रांजेक्शन से मनी रेज करना और जिस ट्रांजेक्शन का कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग है, हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग, तो आप ट्रांजेक्शन में पैसा रेज कर रहे हो और वो ट्रांजेक्शन बोरिंग भी हो सकता है, पर जो भी उसका कमर्शियल इफेक्ट है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर में आ जाते हैं, इसलिए आगे। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन हु ओव, ऐसा रहता है टू हुम फाइनेंशियल डेप्ट इज ओव्ड, ये प्रॉपर है। पर्सन हु ओव फाइनेंशियल डेप्ट वो नहीं होता, पर्सन टू हुम फाइनेंशियल डेप्ट इज ओव्ड ऐसा है। तो होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, पैसे देने वाले होते हैं क्रेडिटर। चलो फटाफट ये भी देख लेते हैं, राइट, कि जो अपन बोलते हैं ना टाइम पीरियड देते हैं कि तुम एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो 14 डेज, ये डिस्क्रिशनरी है, ये डायरेक्टरी है। और ये अपन नहीं पढ़ा था कि जो ये टाइम लिमिट है 14 डेज, ये डायरेक्टिव है। अब वो देखो बोल रहे हैं कि आरपी के अपॉइंटमेंट के बाद मोरेटोरियम होता है। देखो आपने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन को एडमिट करा, फिर आईआरपी का अपॉइंटमेंट हुआ, जो भी है, चलो आरपी का अपॉइंटमेंट हुआ, इधर तो आरपी लिखा हुआ है, पर अपन ने तो यूँ देखा है कि आईआरपी का अपॉइंटमेंट होता है, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद क्लेम आता है, क्लेम के बाद सीओसी की मीटिंग होती है, और सीओसी की फर्स्ट मीटिंग में आरपी अपॉइंट होता है। उसके बाद है कि आरपी अपॉइंटमेंट के बाद मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है। पर ठीक है, इसमें जैसा लिखा हुआ है एक बार उसको अपन वैसे देखते हैं, आगे बढ़ के समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी डिक्लेयर होता है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम डिक्लेयर हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टैंड सस्पेंड, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हुए बट डज नॉट अमाउंट टू सस्पेंशन ऑफ एमडी एनी डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो ये इंश्योर करने के लिए कि कॉर्पोरेट डेटर जो है वो गोइंग कंसर्न रहे, सारे जो डायरेक्टर्स है इनको सस्पेंड नहीं किया गया, मतलब कि वो फंक्शन कर सकते हैं एंड असिस्ट करेंगे आरपी को, तो ये फंक्शन कर सकते हैं एंड टू असिस्ट आरपी हु मैनेजेस द अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो मोरेटोरियम के दौरान जो है, जैसे मोरेटोरियम के पीरियड के दौरान आरपी जो है कॉर्पोरेट डेटर्स के अफेयर्स को मैनेज करेगा। आप तो डायरेक्ट इसमें दिमाग लगाओ कि मोरेटोरियम पीरियड में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सस्पेंड हो जाता है, मतलब मैनेजमेंट वाला पोर्शन गया सस्पेंड, पर एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफिसर ये आरपी को मदद करेंगे अफेयर्स मैनेज करने में। तो ठीक है, ये हमने पोर्शन लिख लिया, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि फिनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर के बीच में डिफरेंस इज़ बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल क्राइटेरिया, और ये कोई डिस्क्रिमिनेटरी आर्बिट्री ऑब्वियस ही बात है, जो तरीका देखे रखा सेक्शन में वही है। तो एक कोई क्राइटेरिया है, हु ओड ऑपरेशनल डेप्ट, हु ओड फाइनेंशियल डेप्ट, टू होम ऑपरेशनल डेप्ट ओड, टू होम फाइनेंशियल डेप्ट ओड, तो क्राइटेरिया है, कोई डिस्क्रिमिनेटरी आर्बिट्री और कोई वायलेटिव नहीं है, तो ये नॉर्मल था, ठीक है सी। और आपको याद हो कि वो ऑपरेशनल क्रेडिटर में कि आप सबसे पहले ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन दे दोगे, डिमांड नोटिस देते हो विद कॉपी ऑफ इनवॉइस, एंड अगर विद इन 10 days ऑफ रिसिप्ट रिप्लाई, राइट, रिप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, कि कोई डिस्प्यूट है या पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग्स है। ये जो सूट एंड प्रोसीडिंग्स है वो रिसिप्ट के पहले ही हमने फाइल कर दिया था, या तो ये बोलकर आप पेमेंट मत करो कि डिस्प्यूट है या पेंडेंसी ऑफ सूट एंड प्रोसीडिंग्स है, या तो आप पेमेंट कर दो, राइट। पर अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो फिर एप्लीकेशन देते हैं, और एप्लीकेशन के साथ इंक्लोजर्स होते हैं। उसमें यह है कि कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि हमारे पास पैसा नहीं आया है इसलिए हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल है तो ही दो। और वो भी एक और है कि सामने वाले ने डिफ़ॉल्ट किया है
तो जो सामने वाले ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उसके रिकॉर्ड्स होंगे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में। जैसे कि इसमें अगर वो अवेलेबल है तो ही तो फिनेंशियल वही बैंक स्टेटमेंट की कॉपी अवेलेबल है तो ही तो, मतलब वही कि सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है तो ही तो। एक बार IRP इनिशिएट हो गया राइट, तो कॉर्पोरेट डेटर कैन नॉट फाइल अपील और अपील शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन इफ़ नॉट बार बाय लिमिटेशन। अब इधर तो बोला है कि NCLT ने इनिशिएट करा IRP, तो ऐसे केस में फिर आप अपील नहीं कर सकते, पर शेयर होल्डर डायरेक्टर कर सकते हैं इफ़ नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। और वो ठीक है, ये टाइम लिमिट दे के रखा है कि 180 + 90 डेज वो मैंडेटरी है, अब ये तो रिवाइज हो गया है। फिर लिखा है एम्फेसाइज करना प्राइमेसी ऑफ द कमर्शियल विजडम, मतलब कि एम्फेसाइज करना चाहिए हमें कमर्शियल विजडम के ऊपर, जो भी कमर्शियल विजडम के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए। मतलब कि यार रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर रहे हैं ना कि ये रिजोल्यूशन प्लान से रिवाइव हो जाएगा, हम प्लान काहे के लिए बना रहे हैं, रिजॉल्व करने के लिए, तो उसमें कमर्शियल विजडम होना चाहिए। मतलब अप्रूव करने से पहले फीसिबिलिटी वायबिलिटी चेक करना। देखो ये भी हमने पढ़ा है कि फीसिबिलिटी और वायबिलिटी असेस करना। फिर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्लान देता है तो कुछ अंडरलाइन प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो भी इंटाइटल्ड है कि इन्हें प्रपोज रिजोल्यूशन प्लान रिसीव होगा मीटिंग नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ। फिर ये बोल के रखा है कि जो पर्सनल गारंटर है राइट, मतलब जिसने गारंटी दे के रखी पर्सनल गारंटर, उसका कोई राइट नहीं है टू स्टेप इनटू शूज़ ऑफ क्रेडिटर। तो पर्सनल गारंटर के पास कोई राइट नहीं है टू स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इन केस रिजोल्यूशन प्लान अंडर IBC, स्पेशली व्हेन पर्सनल गारंटर आर प्रमोटर। स्पेशली व्हेन अगर पर्सनल गारंटर अगर वो प्रमोटर भी है, तो ऐसे किसने वो क्रेडिटर तो स्टेप इनटू जो शूज़ ऑफ क्रेडिटर नहीं करेंगे, क्रेडिटर के कामों के बीच में नहीं आएंगे। अब ऐसा है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर इन्विटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। जैसे कि मैंने रिजोल्यूशन प्लान को बुलाया और अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो ऐसा है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स विड्रॉ कर सकते हो इवन आफ्टर इन्विटेशन। रिजोल्यूशन प्लान बुलवा लिया है, ऐसा नहीं अप्रूवल, बुलवाने के बाद भी आप कर सकते हो। और ठीक है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ही अप्रूव करता है रिजोल्यूशन प्लान, हम सबको पता है। देखो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 29A में है। तो 29A ये बोलता है कि पर्सन जो ऑफेंस के में कन्विक्टेड है और जिसको 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल है, वो थोड़ी ना सबमिट कर सकता है रिजोल्यूशन प्लान राइट। तो सी अपन ने ये भी लिख दिया इधर कि पर्सन अगर कन्विक्टेड है फॉर ऑफेंस ऊपर नीचे वाले फॉर 2 ईयर और मोर, वो सबमिट नहीं कर सकता रिजोल्यूशन प्लान। वो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया फिर भी 230 के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो देखो लिक्विडेशन ऑर्डर पास होने के बाद भी 230 के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हो। 230 के अंदर एप्लीकेशन मतलब वो फिर देखो क्या है, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो प्रपोज कर रहा है अ रिजोल्यूशन प्लान, तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट प्रपोज अ रिजोल्यूशन प्लान टू सेल द कंपनी आफ्टर 2 ईयर। NCLT रिजेक्टेड एज इट इज़ प्रैक्टिकली एक्सटेंडिंग द CIRP। मतलब कि अगर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने ये प्रपोज कर रिजोल्यूशन प्लान टू सेल द कंपनी आफ्टर 2 ईयर, रिजोल्यूशन प्लान में उसने ये बोल दिया कि ठीक है आप ये कर लो और फिर कंपनी को 2 साल बाद बेच देना। तो NCLT रिजेक्टेड एज इट इज़ प्रैक्टिकली एक्सटेंडिंग। देखा जाए तो एक तरीके से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन उसने 2 साल का ही किया इन द नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। रिजोल्यूशन प्लान के नाम पे उसने एक तरीके से CIRP को एक्सटेंड कर दिया 2 साल तक। और क्या किया, और क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ। मतलब कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन आपने 2 साल तक किया बस इन रिजोल्यूशन प्लान के नाम पे। अब ऐसा लिखा हुआ है कि NCLT के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है टू प्रोसीड द CIRP बियॉन्ड 270 डेज। तो NCLT के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं टू प्रोसीड दी CIRP कि वो CIRP प्रोसीड करे beyond a period of 270 days, and it cannot exercise its power under section 55 and convert the CIRP into fast track CIRP। फिर कुछ केस लॉ ऐसे है कि जो प्राइमरी फोकस है IBC का वो इंश्योर करता है रिवाइवल एंड कंटिन्यूएशन और बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इट्स ओन मैनेजमेंट। ठीक है, तो IBC का फोकस क्या है कि रिवाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इट्स ओन मैनेजमेंट, अपने मैनेजमेंट से प्रोटेक्ट करना। और सी ये तो चलो ठीक है, हमको पता है IBC का मेन रूल। फिर लिखा है COC कैन नॉट सीक लिक्विडेशन। जो CAC है ना वो लिक्विडेशन सीक नहीं कर सकता।
तो लिक्विडेशन नहीं सीक कर सकता ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विदाउट सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ 90 डेज। मतलब पहले वो एक्सटेंशन डिमांड करे, वो एक्सटेंशन डिमांड करेगा, इनवाइट करेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन प्लान एप्लीकेंट, इनवाइट करेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय रिजोल्यूशन एप्लीकेंट व्हेन बैलेंस पीरियड इज़ 180 इज स्टिल एप्लीकेबल इज स्टिल अवेलेबल। पर ठीक है, ये इतना कोई रेलेवेंट नहीं, क्योंकि COC जो है 66% के अप्रूवल से लिक्विडेशन सीक कर सकता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इनवाइट नहीं करता एप्लीकेशन, इनवाइट नहीं करता एप्लीकेशन फॉर रिजोल्यूशन प्लान एंड स्ट्रेट वे अप्लाइड फॉर लिक्विडेशन। मतलब कि RP डिड नॉट, मतलब कि सॉरी इसको ऐसा पढ़ो कि RP ने एप्लीकेशन इनवाइट नहीं करी एंड स्ट्रेट वे अप्लाई कर दिया लिक्विडेशन के लिए। पर ये मैंडेटरी है कि RP को इनवाइट करना हो, कंसीडर करना रिजोल्यूशन प्लान। इम्पॉर्टेंट ये है कि RP कैन नॉट डायरेक्ट मूव टुवर्ड्स लिक्विडेशन, वो डायरेक्टली लिक्विडेशन की तरफ नहीं जा सकते। और चलो COC तो रिमूव कर सकता है, NCLT भी रिमूव कर सकता है RP को, राइट, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो। फिर क्या लिखा हुआ है कि NCLT इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू रिमूव RP इफ इट नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब ड्यूज, अब लिक्विडेशन एस्टेट के ऊपर कुछ है कि ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ PF पेंशन फंड वो लिक्विडेशन एस्टेट के पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने भी लिख दिया कि जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो लिक्विडेशन एस्टेट के पार्ट नहीं है। COC के पास पावर है कि अपना ओपिनियन चेंज करे इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन प्लान टू मेक इट अ सक्सेस। लिक्विडेटर जो है वो सपोज टू कीप द कॉर्पोरेट डेटर एज गोइंग कंसर्न इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन, राइट। मतलब कि लिक्विडेटर जो है वो लिक्विडेशन चल रहा है उसका, ठीक है, देन टू उसकी जिम्मेदारी है ही सपोज टू कीप द कॉर्पोरेट डेटा, कि वो लिक्विडेशन चल रहा है तो कीप द कॉर्पोरेट डेटा एज गोइंग कंसर्न, और स्टेप्स ले सकता है 230 के अंदर। फिर ऐसा लिखा है इट इज़ ओपन टू फाइल अ सूट। ये बोला है कि इट इज़ ओपन टू अ पर्सन टू फाइल अ सूट और एन एप्लीकेशन कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ मोरेटोरियम जैसे एक्सपायर हो गया, इट इज़ ओपन टू अ पर्सन टू फाइल अ सूट और एन एप्लीकेशन अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटा। जैसे अपन ने पढ़ा है कि मोरेटोरियम पीरियड में सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, तो आप सूट कर सकते हो ना अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ मोरेटोरियम। अब देखो सिडबी, फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि NCLT रिजेक्ट द रिजोल्यूशन प्लान। उन्होंने रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि देखो सिंपल से बात समझो, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से, फिर COC से और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से भी चाहिए रहता है, मतलब NCLT रिजेक्टेड द रिजोल्यूशन प्लान एज इट वॉज सबमिटेड टू extinguishment of all claim, as it was subject to extinguishment of all claims against corporate debtor। ठीक है, तो ठीक है ना, subject to extinguishment of all claim against corporate debtor, exemption of all taxes dues by the government local authorities, and closure of all proceedings pending against the CD relating to such dues। तो क्या लिखा है, extinguishment of all claim as it was subject to extinguishment of all claim, exemption of all taxes dues, और जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उसका क्लोजर। तो NCLT ने उसको रिजेक्ट कर दिया, NCLT ने रिजेक्ट कर रिजोल्यूशन प्लान। फिर लिखा हुआ है देखो कि प्रमोटर ने नोइंगली कॉन्ट्रावेन किया रिजोल्यूशन प्लान, राइट। तो रिजोल्यूशन प्लान जैसे आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाता है। पर जब प्रमोटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया रिजोल्यूशन प्लान, NCLT हेल्ड दैट जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वॉज नॉट कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। आपने एक तो कॉन्ट्रावेंशन किया, तो वो जो है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कैपेबल नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट कर सके रिजोल्यूशन प्लान। और फिर एंड अलाउड एप्लीकेशन फॉर री इंस्टेटमेंट ऑफ COC एंड टू एक्सक्लूड फ्रॉम CIRP पीरियड, ओके, एंड अलाउड एप्लीकेशन फॉर री इंस्टेटमेंट ऑफ COC and to exclude from CIRP period the time of order of submission of other resolution plan up to the date of receipt of order। ओके, तब प्रमोटर ने जानबूझ के कॉन्ट्रावेंशन किया, राइट। तो क्या लिखा हुआ है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, राइट, कॉन्ट्रावेंट किया है, पर इधर कॉन्ट्रावेंट कॉर्पोरेट डेटा सर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने नहीं, कॉर्पोरेट डेटा ने किया है। इधर बोला है कि प्रमोटर ने किया है, राइट। तो NCLT ने हेल्ड दैट कि जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो तो केपेबल ही नहीं है कि इम्प्लीमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान,
an allowed application for reinstatement of COC, an allowed application for reinstatement of COC and to exclude from the CIRP period. उस CIRP period में से exclude है कि time limit from the date of submission of other resolution plan up to the date of receipt of order. तो अगर तुम जानबूझ से कॉन्ट्रावेंशन करोगे और NCLT ने हेल्ड डेट करा कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा है रिजोल्यूशन प्लान का, तो उसने COC की पुनः स्थापना करी, राइट. और एंड टू एक्सक्लूड फ्रॉम द CIRP पीरियड में से एक्सक्लूड किया, क्या एक्सक्लूड किया, द टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अदर रिजोल्यूशन प्लान अप टू द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. फिर लिखा है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स. फिर लिखा हुआ है कि एडमिशन जो फाइल करी है अंडर सेक्शन 9 वो डिसमिस हो गई. वो सेक्शन 9 जो एप्लीकेशन थी, राइट, 7, 8, 9 मतलब कि ऑपरेशन क्रिएटर होना चाहिए. द एप्लीकेशन अंडर फाइल अंडर सेक्शन 9 वॉज डिसमिस बिकॉज पिटीशन वॉज फाइल्ड विथ रॉन्ग बेंच. ठीक है, तो बेंच वाइज ये नहीं पढ़ना. इफ़ CIRP ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हैज़ इनिशिएटेड बिफोर NCLT एंड IRP इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ पर्सनल गारंटर. इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन देखो कॉर्पोरेट डेटर का चल रहा है, देखो CIRP एंड IRP ऑफ पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कैन बी इनिशिएट बिफोर द सेम NCLT बेंच. तो ठीक है, CIRP कॉर्पोरेट डेटर का CIRP NCLT के सामने, तो IRP राइट, CIRP तो होने से रहेगा क्योंकि पर्सनल गारंटर है ना. पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटा कैन बी इनिशिएटेड बिफोर सेम NCLT DRT की जगह. तो ऐसा है कि अगर CIRP कॉर्पोरेट डेटा के अगेंस्ट में हुआ है, राइट, CIRP कॉर्पोरेट डेटा के अगेंस्ट में हो रहा है तो NCLT के सामने होगा. तो कॉर्पोरेट डेटा के जो पर्सनल गारंटर है ना, राइट, तो उसके अगेंस्ट में जो IRP है, CIRP तो होगा नहीं, वो भी जो है NCLT के सामने होगा, इनिशिएट बिफोर NCLT इंस्टेड ऑफ DRT. फिर लिखा हुआ है कि वंस द मोरेटोरियम ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम इज एप्लीकेबल, ये बोल रहे मोरेटोरियम ऑर्डर एप्लीकेबल ओनली टू प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर एंड पर्सनल गारंटर बट नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट द गारंटर. ये मोरेटोरियम का ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर एंड पर्सनल गारंटर, राइट. क्या लिखा हुआ है कि जो मोरेटोरियम पीरियड का ऑर्डर है और ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम ऑर्डर जो है इज एप्लीकेबल ओनली टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर एंड पर्सनल गारंटर बट नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP. गारंटर के अगेंस्ट में CIRP फाइल करनी करो, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग ठीक है, एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट गारंटर कर सकते हैं. तो क्या लिखा है, ठीक है, और मोरेटोरियम ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम जो पीरियड है इज़ एप्लीकेबल ओनली टू प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट CD एंड पर्सनल गारंटर. पर वो एप्लीकेबल नहीं होता इन द सेंस कि आप एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट गारंटर पर्सनल गारंटर कर सकते हो. तो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड एप्लीकेशन फॉर IRP CIRP अगेंस्ट गारंटर पर्सनल गारंटर हो सकता है. फिर लिखा हुआ है कि 2 पैरेलल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर एंड पर्सनल गारंटर कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली. 2 डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में नहीं हो सकती. तो ऐसा है, सुनो समझो क्या बोल रहे हैं कि मोरेटोरियम पीरियड में एप्लीकेशन फॉर IRP CIRP, तो क्या लिखा है ड्यूरिंग दी मोरेटोरियम पीरियड के दौरान एप्लीकेशन फॉर IRP CIRP अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर तो होता ही है. चलो ठीक है, एप्लीकेशन फॉर IRP CIRP अगेंस्ट पर्सनल गारंटर कर सकते हैं, पर फिर उसके बाद ये भी लिख दिया ये कर सकते हो, ठीक है, पर 2 पैरेलल प्रोसीडिंग्स डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में नहीं हो पाएगी. यही लिखा हुआ है कि 2 पैरेलल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली इन 2 डिफरेंट जुरिस्डिक्शन. फिर बात है कि अपॉन कमेंसमेंट ऑफ CIRP कमेंस होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर और इट्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैन मेंटेन अपील. CIRP होता है तो अपील कर सकते हैं, मतलब कमेंसमेंट ऑफ CIRP मतलब कि ऑर्डर, उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में अपील कर सकते हो. तो यही लिखा हुआ है कि CIRP की कमेंस हो गया, राइट. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर और इट्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैन मेंटेन एन अपील. तो ऑन कमेंसमेंट ऑफ CIRP बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर
और इट्स ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैन मेंटेन अपील ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेटर। तो क्या बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो भी है कैन मेंटेन अपील इन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेटर, कैन मेंटेन अपील ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेटर।